हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का जो एनसीईआरटी का साइंस बुक है उसका 5th चैप्टर। इसके पहले 1 to 4 चैप्टर तक मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो इस चैप्टर का नाम की अगर हम बात करें तो इसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। तो इस चैप्टर में बेसिकली पृथक का मतलब क्या होता है, तो अगर हम ये जाने तो पृथक मीन्स होता है अलग करना। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे दो पदार्थ को हम अलग करते हैं और उस अलग करने की विधि को क्या कहा जाता है। जैसे कि जब हम चाय बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें कुछ पत्तियां डाला जाता है, चाय की पत्तियां। तो वो चाय की पत्तियों को अलग करते हैं द्रव्य से जो हम पीते हैं, तो उसको चलनी से क्या करते हैं, छान लेते हैं। और उसके बाद उस जो अनुपयोगी पदार्थ है मीन्स जो चाय पत्ती है उसको फेंक देते हैं, और जो द्रव्य जो उपयोगी पदार्थ है उसको हम पीते हैं या फिर उसको हम यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम दो पदार्थ या तो वो दोनों उपयोगी हो सकते हैं या फिर एक उपयोगी और एक अनुपयोगी हो सकते हैं, उसका हम पृथक करते हैं। और फिर उस पृथक्करण की विधि को क्या कहते हैं इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे चाय और दूसरी जगह हम बात करें तो यहाँ पे अगर अनाज को डंडियों से अलग करना है तो उस तरीके से हम क्या करते हैं, उसको भी हम अलग करते हैं। अगर कम डंडी हो तो उसको बीन कर अलग कर देते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग पदार्थों को अलग अलग करने की विधि हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे कि हम पदार्थों को पृथक क्यों ही करते हैं आखिर। तो यहाँ पे एक सारणी दिया हुआ है, इसमें ये जो 3 कॉलम है, जिसमें एक में है पृथक्करण प्रक्रम उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक्करण करते हैं, और पृथक्कृत अवयवों का हम क्या करते हैं। ठीक है, और ये अलग अलग है, मतलब इसमें ये सही नहीं है, जैसे इसका उद्देश्य ये नहीं है और इसमें ये करेक्ट नहीं है, तो इसको हमें करेक्ट करना है। यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रक्रम का उद्देश्य और पृथक्कृत अवयव का उपयोग के ढंग से उसका मिलान करना है। अगर हम सबसे पहले देखें तो चावलों से पत्थरों को पृथक करना ये एक प्रक्रम है। तो हम इसका उद्देश्य क्या है, हम क्यों पृथक्करण करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हानिकारक, इसका आंसर हो जाएगा ये, जो हानिकारक अवयव होते हैं अथवा फिर अशुद्धियां होती हैं उसको दूर करने के लिए। पत्थर का हम उपयोग नहीं कर सकते, पत्थर को हम खा नहीं सकते, चावल को ही खाएंगे। तो जो हानिकारक अवयव होता है, जो अशुद्धि होता है, उसको दूर करते हैं। उसके बाद जो शुद्धि होता है वो ठोस के रूप में ही होता है, जो पत्थर होता है ठोस के रूप में ही होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। उसका यूज हम करते नहीं, उसको हम फेंक देते हैं। उसके बाद दूसरा प्रक्रम की बात करें तो मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन। तो इसमें क्या करते हैं, तो इसमें क्या होता है, दोनों जो होता है चाहे वो दूध हो और मक्खन हो, दोनों उपयोगी पदार्थ होता है और उसको हम अलग करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम ये क्योंकि दोनों उपयोगी पदार्थ हैं तो हम दोनों अवयवों का उपयोग करेंगे, या तो एक तो फेंकेंगे नहीं क्योंकि ये दोनों उपयोगी है। उसके बाद तीसरा अगर हम बात करें चाय की पत्तियां पृथक करना, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो अनुपयोगी अवयव हो उसको हम दूर करते हैं, और जो अशुद्धि होता है, जो चाय पत्ती होता है, उसको हम फेंक देते हैं। इस तरीका से हम क्या करते हैं, बहुत सारे प्रक्रम होते हैं, बहुत सारे पदार्थ होते हैं, उसको अलग करते हैं, उसको पृथक करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, और उसका जो पृथक्कृत जो अलग किया हुआ जो अवयव होता है, जो पदार्थ होता है, उसको हम क्या करते हैं, उसके बारे में हमने देखा। अब हम डिस्कस करेंगे कि पृथक्करण की विधियां कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहला जो है वो है हस्तचयन। तो हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल और दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर और भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। तो इसमें क्या होता है कि हस्तचयन की प्रक्रिया में हम हाथों से बीन कर उसको अलग कर देते हैं, पदार्थों को पृथक कर देते हैं। जैसे कि दाल हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, उसमें कुछ भूसी या फिर कुछ कंकर पड़ जाते हैं तो वो ज़्यादा नहीं रहते हैं,
तो इसलिए हम उसको बीन कर अलग कर सकते हैं, और इसी प्रक्रिया को हस्तचयन, हस्त मीन्स होता है हाथ, और चयन मीन्स चुनना, बिनना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाथ से जो बिनते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, हस्तचयन प्रक्रिया। ठीक है, तो इस प्रक्रिया का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, तो चावल, दाल या फिर गेहूं में कुछ कंकर पड़ जाए तो उसको निकालने के लिए हम हस्तचयन प्रक्रिया का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है थ्रेसिंग। ठीक है, तो थ्रेसिंग का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, दंडियों से अनकरों तथा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहा जाता है। ठीक है, जो अनकर्ण होते हैं या फिर जो अनाज होते हैं उसमें से जो डंडी होती है उसको अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीट कर अनकरों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अनकरों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। तो इस विधि में क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है थ्रेसिंग का चित्र, मान लेते कभी कभी इसमें यहाँ पे मान लेते हैं कि ये गेहूं का है और ये डंडी है, और इसमें छोटे छोटे गेहूं हैं जो भी हम अनाज बोते हैं, तो उसमें डंडी होता है और उसके बीच में अनाज होता है, तो उसको हम पीट कर अलग करते हैं अनाज को, और फिर जो भी उसमें भूसी होता है या फिर जो भी डंडी होती है उसको अलग करते हैं। तो इस विधि को हम क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग। अगर अनाज कम हो, अन्न कम हो तो वो तो हम हाथ से कर सकते हैं, और ज़्यादा हो, अत्यधिक मात्रा में अन्न कर्णों को और डंडियों से पृथक करना हो तो हम उसको थ्रेसिंग मशीन से करते हैं। ठीक है, या फिर बैल से भी किया जा सकता है। तो इस तरीका से जो डंडी होता है उसको उसमें से अन्न कर्ण को निकालना हो, उसमें अनाज को निकालना हो उसमें से, तो उसके लिए हम थ्रेसिंग विधि का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट विधि जो है वो है निष्पावन। ठीक है, निष्पावन। तो इस विधि में क्या होता है, किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि को निष्पावन कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे एक लेडी है, औरत है, और यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे कोई अनाज है और इसमें छोटे छोटे भूसी जो कि जिसका वेट जो है अनाज से कम है, उसको वो क्या कर रही है, यहाँ पे सूप है उसको हिला रही है ताकि इससे क्या हो कि जो वायु है, वायु में जो छोटे छोटे कण हैं वो उड़कर अलग हो जाए, और जो अनाज है, जो भारी कण है, वो अलग हो जाए। तो इस विधि को निष्पावन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयव को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसी को भारी अनकरों से पृथक करने के लिए करते हैं। मीन्स की अगर यहाँ पे जैसे कि थ्रेसिंग की और इसमें छोटी छोटी जो, अगर इसको हम पीट रहे हैं तो छोटा छोटा जो भूसी का पार्ट होगा वो भी तो इसमें जा सकता है। तो इसको अगर हमें अलग करना हो एकदम शुद्ध, अगर हमें अनाज चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसके बाद थ्रेसिंग के बाद इसका निष्पावन कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे कि सूप के हेल्प से इसमें अगर हम इसको हल्का हल्का हिलाएंगे तो क्या होगा कि जो छोटा छोटा जो कण होगा, जो हल्का कण होगा, जो अशुद्धि होगी वो वायु से अलग हो जाएगी, वायु के हेल्प से, और फिर जो भारी कण होंगे वो नीचे गिर जाएंगे। तो इस तरीका से निष्पावन की विधि होती है। नेक्स्ट जो विधि है वो है चालन। तो चालन की विधि में क्या करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, यहाँ पे आटा है और ये चलनी है, और इससे क्या करते हैं कि इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, होल, और इसमें होल की वजह से क्या होता है कि जो पतले पतले जैसे ये इसमें क्या है कि आटा है जो क्योंकि पीसा हुआ आटा जो होता है उसका जो कण होता है बहुत छोटा छोटा होता है, तो जितने भी शुद्ध आटा होगा वो इसमें नीचे चला आएगा और जो भी अशुद्धि होगा वो ऊपर रह जाएगा। तो ये चालन की विधि होती है। इसमें क्या होता है कि आटे के जो छोटे कण होते हैं चलनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, और जबकि बड़ी जो अशुद्धियां होती हैं वो चलनी में रह जाती है। प्रायः
आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसी जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडियां तथा भूसा का निष्पादन और थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं को दूर किया जाता है। मीन्स की जो थ्रेसिंग और एक मिनट, जो थ्रेसिंग और निष्पादन के बाद भी कुछ अशुद्धि रह जाते हैं उसको चालन विधि के द्वारा भी अलग किया जाता है। इस प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत से कंकड़ और पत्थर पृथक करने के लिए भी उपयोग में लाते हुए देखा है। जैसे कि हम यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि बालू को जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उससे अलग करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है चालन विधि के द्वारा। इसमें जो ये इसको अगर हम चलनी बोले तो ये बहुत बड़ा होता है, और इसमें अगर हमें आटा को घर पे चालन विधि द्वारा उसको जो भी अशुद्धि है उसको हटाना है तो हम छोटे से चलनी का उपयोग करते हैं। यहाँ पे बहुत बड़े मात्रा में रहता है बालू, और उसको छोटे छोटे कट से उसमें जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उसको अलग करना है तो हम इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है वो है अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। तो अवसादन क्या होता है, अब इसको हम इमेज से समझते हैं। यहाँ पे जो ये मिट्टी है वो ऊपर आ चुका है और नीचे जो अवयव होते हैं, जो शुद्ध अवयव होते हैं वो अलग हो जाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि चावल या फिर दाल है, ठीक है, और उसमें जो भी छोटे कण है उसको हम लोगों ने थ्रेसिंग और जो भी विधि हुआ निष्पावन, ये सारी विधि से हमने अलग किया। उसके बाद भी उसमें छोटे छोटे धूल रहते हैं जो कि वो भी एक अशुद्धि है, तो उसको हटाने के लिए हम कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, उसको हटाने के लिए हम अवसादन की विधि का उपयोग करते हैं। जैसे कि इसमें क्या करते हैं, उसमें जल डालेंगे, चावल हो उसमें जल डालेंगे, कुछ देर बाद जो चावल होगा वो तो नीचे रह जाएगा, लेकिन कुछ मिट्टी जो है, जो भी उसमें अशुद्धि रहेगी मिट्टी, वो सब ऊपर आ जाएगी और उसको उसको हम क्या बोलेंगे, अवसादन बोलेंगे। मीन्स कि जो भारी अवयव हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, जो हल्के अवयव हैं वो ऊपर बैठ जाएंगे, और इस विधि को क्या कहा जाता है, अवसादन विधि कहा जाता है। और जो अवसादित मिश्रण है, जो मान लेते हैं ये मिट्टी है, मान लेते हैं यहाँ पे चावल है छोटे छोटे, यहाँ पे चावल के कण हैं, ये जो अशुद्धि है उसको निकालने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, निस्तारण बोलते हैं। यही सिद्धांत ऐसे द्रव्यों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए तेल अथवा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे पृथक पृथक परतों में बट जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर लिया जाता है। तो इस विधि का उपयोग हम जैसे जल है, तेल है, उसको भी अलग करने के लिए हम उपयोग में ला सकते हैं। अगर हम जल में तेल मिलाएं तो कुछ समय बाद तेल जो है एक ऊपर परत बन जाएगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, उस विधि को क्या बोलेंगे, अवसादन बोलेंगे। और उस तेल को निकालने की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, निस्तारण बोलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, निस्यंदन। तो निस्यंदन क्या होता है, चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती है, इस प्रक्रम को निस्यंदन कहते हैं। अब इसके बारे में हम समझते हैं क्या होता है। हमने समझा अवसादन, फिर निस्तारण, अब हम निस्यंदन के बारे में समझते हैं। निस्यंदन का मतलब होता है फिल्टर करना। तो जैसे कि मान लेते हैं कि चाय हम बनाते हैं, चाय में चाय पत्ती डाला जाता है, उसके बाद हम जब चाय पत्ती को छानते हैं तो चलनी के द्वारा छानते हैं, तो जो कर होता है, जो छोटे छोटे जो चाय पत्ती के कर होते हैं वो चलनी के ऊपर रह जाते हैं। तो और जो चाय होता है जो द्रव्य के रूप में होता है वो गिलास में या फिर जिसमें भी हम डालते हैं उसमें वो चला जाता है। तो वो जो हम छलनी के द्वारा जो छोटे छोटे कर, जो चाय पत्ती के कर हैं उसको छाने, तो उसको हम क्या किए, फिल्टर किए, निस्यंदन किए। तो इस तरीका से इस विधि को हम क्या बोलते हैं, निस्यंदन बोलते हैं। मीन्स चाय को
चाय पत्ती से अलग करना, उसको हम क्या बोलेंगे, निस्यंदन बोलेंगे, फिल्टर करना। या फिर दूध में कभी कभी छोटे छोटे कण पड़ जाए तो उसको अलग करने की विधिया को हम क्या बोलेंगे, निस्यंदन करना बोलेंगे। ठीक है, मीन्स फिल्टर करना, उसको अलग करना। जो भी खराब चीजें हैं और कोई भी द्रव्य में कोई खराब चीजें चलेगी, उसको छोटे छोटे कंकड़ पत्थर चलेंगे, उसको अलग करने की विधि को हम क्या बोलेंगे, फिल्टर करना या फिर निस्यंदन विधि कहते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, मीन्स जो नेक्स्ट विधि है वो है वाष्पन। तो वाष्पन क्या होता है? जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की विधि को वाष्पन कहा जाता है। जहां पर जल होता है, वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। यहाँ पे अगर वाष्पन की अगर हम बात करें तो अगर जल है, ठीक है, और जल को अगर हम गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, वाष्प के रूप में निकलने लगता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, वाष्पन बोलते हैं। समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक होता है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, वाष्पन क्या होता है कि जब जल को गर्म किया जाए या फिर चाहे वो सूर्य के प्रकाश से गर्म हो या फिर नॉर्मल हम आग से गर्म करें तो क्या होता है, वाष्प बनकर ऊपर चला जाता है और इसी विधि को हम क्या बोलते हैं, वाष्पन बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी जल रहेगा वहाँ पे वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहेगी, क्योंकि सूर्य है, सूर्य जब तक रहेगा गर्मी रहेगी और गर्मी की वजह से जो जल होगा वो वाष्प बन के ऊपर जाएगा। जैसे हम आगे जल चक्र के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जो जल है, जो तालाब या फिर जो समुद्र में जल होता है, वो सूर्य के प्रकाश के, सूर्य की गर्मी की वजह से क्या होता है, वाष्प बनकर ऊपर जाने लगता है। तो यहाँ पे वाष्पन क्या होगा कि जल का वाष्प बनना ही क्या होता है, वाष्पन कहलाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया। प्रायः किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का भी उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने बहुत सारी विधि पढ़ी कि पदार्थों को कैसे पृथक किया जाता है और उस विधि को क्या क्या कहा जाता है। तो अगर हम देखें तो जो भी विधि हुई उसमें हम दो पदार्थ को अलग किए। ऐसा जरूरी नहीं कि अगर दो पदार्थ को हमें अलग करना है तो हम एक ही विधि का उपयोग करेंगे, उससे ज्यादा भी विधि का हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे जब भाप बर्फ में से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव्य जल बन जाती है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बना है। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि कैसे हम दो से ज्यादा विधि का उपयोग करते हैं, तो मान लेते हैं कि एक मिश्रण है जिसमें नमक भी चला गया, एक पानी में नमक भी चला गया है, रेत भी चला गया है और उसमें पानी है। तीन चीजों को हमें अलग अलग करना है, तो हम क्या एक विधि से उसको अलग कर सकते हैं? नहीं। अगर हम उसको जो रेत है उसको अगर हम हटाएंगे तो उसमें भी कुछ पानी रहेगा, उसमें नमक रहेगा, तो उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो उसको हम अलग करने के लिए दो तीन विधि का उपयोग करेंगे। जैसे सबसे पहले उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन कौन सी विधि का उपयोग होगा, वाष्पन और संघनन। तो वाष्पन में क्या होगा कि जो भी जिसमें वैसा जल जिसमें मिट्टी सॉरी जो बालू है वो भी हो और नमक भी है, ठीक है, इसको हम गरम करेंगे। गरम करने के बाद क्या होगा कि ये वाष्प के रूप में ऊपर जाएगा। तो इसको हम बाकी सारे जगह से इसको बंद करके अगर यहाँ से हम खोले रखते हैं तो इधर से वाष्प जाएगा। इस वाष्प को के ऊपर अगर हम एक प्लेट लगा देते हैं और उसके ऊपर बर्फ रख देते हैं तो इसमें क्या होगा, जो भी वाष्प बनकर यहाँ पे जा रहा है पानी एक तरह से, वो वाष्प फिर पानी के रूप में, पानी के छोटे छोटे बूंद के रूप में यहाँ पे
उपस्थित रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ है तो ये जल्दी से फिर वाष्प से जल में परिवर्तित हो जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे हम इसको पानी को अलग कर लिए, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे हमारा बचा यहाँ पे क्या बचा, बालू, और सिर्फ बालू यहाँ पे बचा, पानी सारा यहाँ पे चला गया। अब हम जानते हैं कि पानी में यहाँ पे क्या होगा, और इस विधि को हम क्या बोलेंगे, संघनन बोलेंगे। और उसके बाद ये जो पानी है फिर इसको गर्म करेंगे और यहाँ से हम जो नमक है उसको प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा दो विधि का उपयोग हुआ। एक तो वाष्पन, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे इसको गर्म किया और ये वाष्प में परिवर्तित हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वाष्पन हुआ। उसके बाद संघनन क्या होता है, तो जो वाष्प है उसको फिर से पानी में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, संघनन बोलेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे दो विधि का उपयोग हुआ। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है। अगर हम बात करें जल की, तो जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है, ऐसा नहीं है, उसका भी एक लिमिट होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक हम अगर पानी लेते हैं, पानी का गिलास, उसमें अगर हम एक चम्मच नमक मिलाते हैं तो वो मिल जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया। 2 चम्मच मिलाएंगे, 3 चम्मच मिलाएंगे, ऐसे ही नमक मिलाते रहेंगे। कुछ समय बाद क्या होगा कि जो नमक होगा मिलाने के बाद इसमें क्या होगा, कुछ जो नमक होगा वो बच जाएगा। जब पूरा नमक हम मिलाते जाएंगे तो कुछ टाइम बाद ऐसा टाइम आएगा जब जो नमक है हम उसमें डालेंगे तो वो मिलेगा नहीं, ठीक है। और ये जो नमक बच जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, अविलेय नमक, क्योंकि वो नहीं मिल रहा है। अगर वो नमक अब नहीं मिल रहा है तो इसका अर्थ क्या हुआ, अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुलाया जा सकता और अब यह विलयन जो है संतृप्त विलयन कहलाता है। मीन्स कि ऐसा विलयन जिसमें अगर कोई पदार्थ अब मिलाया जाए तो वो नहीं मिले, उसको हम क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन बोलेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। और नेक्स्ट हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन मिश्रणों से अवयवों को पृथक करने की कुछ विधियां हैं। अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जाता है। भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि के द्वारा पृथक किया जाता है। किसी मिश्रण के कणों की अमाप में अंतर का उपयोग चालन और निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। रेत और जल के मिश्रण से रेत के भारी कण तले में बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधि द्वारा जल को पृथक किया जाता है। तो इस तरीके से जो है निस्तारण की विधि से जल को फिर पृथक किया जाता है। द्रव्य तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। किसी द्रव्य को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव्य से में घुले ठोस को पृथक करने में किया जाता है। जल विलयन में कोई पदार्थ और अधिक ना घुल सके उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। जल विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं घोलता है। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमने देखा। अब हम कुछ क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है। 2 उदाहरण लिखिए। तो हमें मिश्रण के विभिन्न अवयवों को अलग करने की, पृथक करने की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि हम जो मिश्रण है उसमें से जो हानिकारक पदार्थ है उसको हटा सके, जैसे चावल से कंकर अलग करना। दूसरा एग्जाम्पल है कि अनुपयोगी पदार्थों को हटाने के लिए, जैसे चाय से चाय पत्तियों को हटाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्पावन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग किया जाता है। तो निष्पावन की अगर हम बात करें तो जो पवन होता है, जो हवा होता है, उसके झोंकों द्वारा किसी मिश्रण के भारी तथा हल्के अवयवों को अलग करना। जैसे कि अगर कोई अनाज है, गेहूं है, उसमें कुछ भूसी है जो कि हल्का होता है, तो उसको अगर हमें अलग करना है तो वो हम निष्पावन विधि से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल करके
को कैसे पृथक करेंगे? तो उसको हमें पृथक करने के लिए हम क्या करते हैं, दालों को पकाने से पहले पानी से धोते हैं। भारी दालें जो हैं बर्तन की तली में बैठ जाती है और धूल जो होते हैं या फिर जो भी भूसा होता है वो पानी के साथ ऊपर आ जाता है, जिससे पानी के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। और इस प्रक्रिया में क्या क्या यूज होता है, इस प्रक्रिया को क्या क्या कहते हैं? तो जब दाल जो है वो तली पे बैठ जाता है और जो भूसे हैं, जो अनुपयोगी पदार्थ है वो ऊपर आ जाते हैं पानी के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अवसादन। और उसके बाद उस धूल कणों को पानी के साथ निकालने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं निस्तारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छालन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग होता है? तो इसका उपयोग जो होता है अलग अलग आकार के अवयवों को छलनी की सहायता से अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? छालन कहते हैं। इसका उपयोग जैसे आटे से चोकर को अलग करना, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें निर्माण जहाँ पे किया जाता है घर को, वहाँ पे बालू से छोटे छोटे कंकड़ को अलग करने के में इसका यूज किया जाता है। रेत और जल के मिश्रण से आप रेत और जल को कैसे अलग करेंगे? तो इसको हम अवसादन या फिर निष्पादन की विधि से हम इसको अलग कर सकते हैं, निस्तारण की विधि से हम अलग कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है, आटे और चीनी के मिश्रण से क्या अब चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ तो आप इसे कैसे करेंगे? तो इसको हम छालन विधि से अलग कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे कि चलनी होता है उससे आटे और चीनी को अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? तो पंकिल जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के लिए निस्यंदन विधि का उपयोग करेंगे, जो फिल्टर करेगा। इसके लिए एक फिल्टर पेपर का उपयोग करके जो मिट्टी के बारीक कण है उसको रोककर और जो पानी है उसको हम अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरना है। तो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है कि धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है थ्रेसिंग। उसके बाद है, किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है। पृथक्करण की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को निस्यंदन कहा जाता है। उसके बाद है, समुद्र के जल से नमक, उसके बाद यहाँ पे डॉट डॉट दिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा? रिक्त स्थान। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाष्पन प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियां तली में बैठ जाती है। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की विधि प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निस्तारण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, हमें ये बताना है। तो दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, नमक और चीनी के मिश्रण को निष्पावन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। इसका आंसर होगा गलत, असत्य। चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण निस्यंदन द्वारा किया जा सकता है, सही है। अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जा सकती है। आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं, इसके लिए शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में? किस प्रक्रम में अधिक चीनी घोलना संभव होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कि हमें जो है बर्फ चीनी घोलने के बाद डालनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो पानी का जो तापमान होता है वो अधिक होता है, उस टाइम पे उसमें उतना ही चीनी आसानी से घुलती है। अगर तापमान अधिक होगा तो उसमें जो चीनी है वो आसानी से घुलेगी। यदि हम पहले बर्फ डाल देंगे तो उससे क्या होगा, पानी ठंडा हो जाएगा और चीनी जो है उसमें कम घुलेगी, ठीक है। तो पानी जितना गर्म होगा उतना ही ज़्यादा चीनी घुलने में उसमें टाइम जल्दी लगेगा और जल्दी हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम बर्फ पहले डाल देंगे तो चीनी जो है वो जल्दी नहीं घुलेगी। तो ये इसका आंसर होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।